Now our next topic is O2 ट्रांसपोर्ट। चलिए जी, क्या है O2 ट्रांसपोर्ट? तो देखिए O2 ट्रांसपोर्ट तो कहां से कहां होगा, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा O2 लोडिंग कहां होता है और O2 अनलोडिंग कहां होता है। चलो, आप में से कोई बताना चाहेगा कि O2 लोडिंग किस लेवल पे होगा और O2 अनलोडिंग किस लेवल पे होगा? लोडिंग एल्वेओलाई लेवल पे। O2 लोडिंग होगा एल्वियोलाई लेवल पर और O2 अनलोडिंग होगा एट टिश्यू लेवल पर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का डायरेक्शन क्या होगा? एल्वियोलाई टू टिश्यू वाया ब्लड, वाया ब्लड। अब आपको पता है कि इस ब्लड में 3% O2 तो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और 97% O2 क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं HbO2 बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। यही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो फिर मुझे जल्दी से बताओ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां पे हुआ? नहीं नहीं, फॉर्म्स एट लेवल, एट एल्वियोलाई, एट एल्वियोलाई लेवल। और ये ब्रेक कहां हो जाएगा? टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल, ताकि उससे O2 जो रिलीज हो वो टिश्यू को मिल जाए। ठीक है जी, तो इसके लिए हीमोग्लोबिन के चारों ओर जब बाइंडिंग हो रहा है, आप देखो यहाँ पे फॉर्म्स एट एल्वियोलाई लेवल, तो हीमोग्लोबिन के चारों ओर O2 का O2 का कंसंट्रेशन CO2 के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तभी जाके O2 बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। सृष्टि, तुम कुछ मत बोलना, तुम्हारा नेटवर्क खराब है। और जब ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होने के लिए एट टिश्यू लेवल CO2 का कंसंट्रेशन O2 के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए टिश्यू के फ्लूइड में, तब जाके हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी दिखाने लगेगा और क्या होगा? O2 उससे डिसोसिएट हो जाएगा। और इसको डिसोसिएट होने के लिए इसका डिसोसिएटिंग एजेंट कौन है? कौन बताएगा? कौन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएटिंग एजेंट कौन है? याद करो, कल बताया था। H+, CO3-। H+ आयन। और वो H+ आयन कहां से आएगा? जब CO2 वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। अरे भूल गए बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट याद करो, टिश्यू लेवल। जब वो ब्रेक होता है तो उसके लिए ज्यादा H+ है तो ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा H+ है मींस CO2 ज्यादा है, मींस CO2 वाटर के साथ ज्यादा रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बात हो चुकी है। आज मुझे बताना है कि O2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उससे पहले आज मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताऊंगा। हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी आप ले लेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि O2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। चलिए चलते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? अगर आपसे कोई पूछ दे हीमोग्लोबिन क्या है तो क्या बोलेंगे? बोलो। कलर पिगमेंट। इट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब आपको पता है दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये जो हीम है, ये हीम एक्चुअली एक ग्रुप है जो कि जिसमें आयरन एज अ सेंटर मेटल आयन है। ठीक है, तो हीम एक्चुअली क्या है? मेटल आयन आयरन +2। तो मुझे बताओ, अगर मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन ग्लोबल प्रोटीन और हीम आयरन +2 के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। यस और नो? पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? कई सारे अमीनो एसिड का, कई सारे अमीनो एसिड का एक लंबा चेन, ये ना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये है हीमोग्लोबिन। अब मैं आपको एक सिंगल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताता हूं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं। सुना ध्यान से, ये बात मैं आपको जेनेटिक्स वाले लेक्चर में भी बताया हुआ हूं, लास्ट में सिकल सेल एनीमिया में। लास्ट में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का कंपैरिजन किया हूं, उसमें बताया हुआ हूं। ठीक है, हीमोग्लोबिन 3 प्रकार का होता है। एक होता है HbA1, एक होता है HbA2 और एक होता है HbF। कई बार शॉर्ट में इसको HB1 कह देते हैं, इसको HB2 कह देते हैं और इसको सिंपली HB कहते हैं। लिखने का तरीका है अलग अलग। ठीक है, चलो, तो ये क्या होता है? ए का मतलब एडल्ट, ए का मतलब एडल्ट और एफ का मतलब फीटस। HbA, देखो जितने भी हीमोग्लोबिन है इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो HbA1 है इसमें 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है।
जो HbA2 हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा होता है और 2 गामा होता है, और जो फीटस वाला है उसमें 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा होता है। तो मुझे जल्दी से बता दो सारे टाइप के हीमोग्लोबिन में कौन सा चेन कॉमन है? 2 अल्फा कॉमन, ठीक है। अब एडल्ट में, आज की डेट में एडल्ट के बॉडी में 97% कौन है? जो एडल्ट पर्सन है उसके अंदर 97% है HbA1 और 3% कौन है? HbA2। और फीटस के अंदर 100% यही है, फीटस के अंदर 100% यही है। बाद में यही मॉडिफाई होकर बनने वाला है HbA1 और HbA2, जिसमें मेजरली बनेगा HbA1। तो हम यहाँ पे HbA2 और HbF के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड क्या डिसऑर्डर हो सकता है ये सब हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में, आप लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हम यहाँ पे केवल और केवल बात करने वाले हैं HbA1 के बारे में। तो मुझे जल्दी से बता दो HbA1 में जो चार, अच्छा एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इनमें आपको मतलब कितने प्रकार के टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन दिखे सारे हीमोग्लोबिन मिला के? एक अल्फा, एक बीटा, गामा, डेल्टा। आपको मैं बता देता हूँ, जो अल्फा है, अल्फा से भी लिख दिए। जो अल्फा है, अल्फा होता है 141 अमीनो एसिड का चेन, और बाकी जितने हैं वो सब होते हैं 146 अमीनो एसिड का चेन, 140 अमीनो एसिड होता है उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ केवल और केवल HbA1 की। और HbA1 किस चीज का बना होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 2 कौन है? अल्फा, और 2 कौन है? बीटा। बीटा। मैं आपके सामने जहां पे 2 अल्फा बना रहा हूं, ये देखो, ये है अल्फा चेन, देखना ध्यान से। ये एक अल्फा का ग्लोबुलर पार्ट, ठीक है, ये ग्लोबुलर पार्ट, अरे यार, हाँ ये है ग्लोबुलर पार्ट, 1 2, अच्छा 2 बीटा भी है ना, तो 2 अल्फा और 2 बीटा। अब उसके नीचे क्या आपको पता है कि उसके नीचे लंबा सा चेन है, ऊपर में हीम पार्ट है, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? अमीनो एसिड का लंबा सा चेन है। तो मैंने क्या बोला कि ये अल्फा है, ये अल्फा चेन है, ये बीटा है, और ये बीटा है, और ये क्या है? हीम पार्ट, ऊपर पूरा हीम पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या है कि हर हीम, देखना ध्यान से, ये जितने भी चेन है ये सब आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? तो 2 अल्फा जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, दिख रहा है? 2 बीटा जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, दिख रहा है? और अल्फा और बीटा जुड़ा होता है ट्राइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे? तब जाके एक सिंगल हीमोग्लोबिन बनता है। वैसे मैं जैसे बना रहा हूँ गुब्बारा टाइप, ये ऐसे नहीं होता है, ये पूरा उलझा हुआ होता है, ऐसा इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं खोल के इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको डायग्राम मतलब कि उसके अंदर का पार्ट समझ में आए। हर हीम पार्ट में देखो, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, सुनना ध्यान से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन इज हीम पार्ट एंड दिस वन इज ग्लोबुलिन पार्ट। तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, और इसमें क्या है? मेटल आयन है, मगर मेटल आयन Fe+2 के फॉर्म में, मगर इस मेटल आयन को चारों ओर से पायरोल रिंग सराउंड किया हुआ है। और क्या आपको पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? पता है किसी को? दिस इज पायरोल रिंग। यहाँ नाइट्रोजन, कार्बन 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 का पढ़े हो कहीं पे? पायरोल केमिस्ट्री में पढ़े हो? यस सर, पायरोल केमिस्ट्री में। अब सुनना ध्यान से, हर हीम में सेंटर पे होता है आयरन+2, हर हीम में, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा, सेंटर पर होता है आयरन+2, दिख रहा है? और हर हीम में साइड से, किनारे से उसको सराउंड क्या होता है? कौन? हीम पार्ट। किस कलर से दिखाऊं हीम पार्ट? पीला से दिखा देता हूं, हीम पार्ट। और कितने हीम? तो हीम रिंग 4 होते हैं, एक हीम, एक मतलब हेड में 4 पायरोल रिंग होते हैं, मतलब एक हीम में 4 पायरोल रिंग। तो ये देखो पायरोल रिंग, एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन है, मैं सब में नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है, टाइम पास हो जाएगा मेरा।
यहाँ नाइट्रोजन है। ऐसे ही हर हीम में 4 पायरोल रिंग, जो कि Fe+2 क्या हुआ है, चारों ओर से बोलो सराउंड किया हुआ है। तो एक हीम में कितने मेटल आयन, जल्दी बोलो, मेटल आयन कितने एक हीम में, एक, और कितने पायरोल रिंग हैं, 4, 4 पायरोल रिंग है। पायरोल रिंग कितने हैं, 4। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये पायरोल रिंग यहाँ पे किस पर्टिकुलर बॉन्ड से आयरन के साथ कनेक्टेड है। दैट बॉन्ड इज एक्चुअली दिस बॉन्ड, दिख रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चारों जो नाइट्रोजन एटम है ना पायरोल के, ये Fe+2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है आपका हीमोग्लोबिन। कहते हैं ना आयरन खाओ हीमोग्लोबिन बनेगा, ऐसे बनता है हीमोग्लोबिन। क्योंकि आयरन का मेन जो हीम पार्ट है उसमें, सॉरी हीमोग्लोबिन का जो मेन हीम पार्ट है उसमें क्या आयरन है। अब सुनना ध्यान से, इसका ये है सी टर्मिनल, याद है आपको मैंने बोला था सी टर्मिनल एन टर्मिनल, कुछ याद आ रहा है, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड चेन का, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल इधर कहीं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल इधर हीम पार्ट के किनारे। अब मुझे आप जल्दी से बता दो इसमें कहां पे CO2 बाइंडिंग साइट है और कहां पे O2 बाइंडिंग साइट है, फटाफट। कल बता चुका हूं ये बात। ये एक CO2 यहाँ बाइंड करेगा, एन टर्मिनल पे जो अमीन ग्रुप है CO2 का बाइंडिंग साइट ये रहा, और O2 कहाँ बाइंड करेगा, ये जो Fe+2 है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा, और वो आके टेम्पररी बाइंड करेगा, परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब आपको पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन में कहाँ O2 बाइंड करता है, कहाँ हीमोग्लोबिन। ये जो आपके सामने मैंने एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखाया है, दिस कंप्लीट वन इज सिंगल हीमोग्लोबिन, दिस कंप्लीट वन इज सिंगल हीमोग्लोबिन। और सुनना ध्यान से, ये तो मैंने आपके सामने यहाँ पे सिंगल हीमोग्लोबिन दिखा रखा है, ये तो मैंने आपके सामने यहाँ सिंगल हीमोग्लोबिन दिखा रखा है, दिस सिंगल हीमोग्लोबिन। अब मुझे जल्दी से बता दो एक सिंगल हीमोग्लोबिन में क्या क्या है, जो मैं पूछूंगा वो बताना कि एक सिंगल हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है। मैं भी रुका, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितने, मैं जो बनाया हूं एडल्ट का है, ठीक है, HbA1, कितने अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितने बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, कितने ट्राइसल्फाइड बॉन्ड हैं, कितने हीम पार्ट हैं, कितने Iron+2 हैं, और कितने पायरोल रिंग हैं। इतने सारे सवाल बनते हैं हीमोग्लोबिन से, जो डायरेक्ट आता है एग्जाम में। पहले आप सभी आंसर सोच लो, मैं किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा। पहले मैंने पूछा है टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन कितने हैं, फिर मैंने बोला है कि अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन कितने हैं, फिर मैंने बोला है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन कितने हैं, फिर मैंने बोला है कि एक में डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं, फिर ट्राइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं, फिर हीम पार्ट कितने हैं, टोटल हीम पार्ट मैंने पूछा है, और फिर Fe+2 कितने हैं, एक हीमोग्लोबिन की मैंने बात की है, सिंगल हीमोग्लोबिन की, ठीक है, Iron+2 कितने और पायरोल रिंग कितने, फटाफट जल्दी बताओ। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। विवेक, टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन कितने हैं, फटाफट। सर 4 टाइप के। अल्फा कितने हैं, अल्फा 141। अरे भैया सॉरी मैं चेन पूछ रहा 141। हूँ, मैं चेन पूछ रहा हूँ कि कितने चेन है अल्फा पॉलीपेप्टाइड, मैं अमीनो एसिड नहीं पूछ रहा हूँ। सर 4 चेन हो गए। माइक बंद कर, गलत है। रिवा 2 और बीटा 2। और पहला वाला आंसर का भी विवेक ने गलत जवाब दिया था, उसने बोला 4 टाइप्स, गलत। चलो अगर इसने टाइप्स का छेड़छाड़ कर दिया तो मैं इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि एक सिंगल हीमोग्लोबिन में टोटल, यहाँ पे मैंने बोला है टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अब मैं बोल रहा हूँ टोटल टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। चलो रिवा आंसर दो, टोटल टाइप कितने हैं, 2। टाइप 2 है। कुछ विवेक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है,
टोटल Yes, sir. नंबर 4 है, टोटल टाइप 2 है। अल्फा टाइप के 2 हैं, बीटा टाइप के 2 हैं। हाँ सृष्टि, डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं और ट्राइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं एक सिंगल हीमोग्लोबिन में? डाइसल्फाइड 2 और ट्राइसल्फाइड 1। अभिषेक, हीम कितने हैं एक हीमोग्लोबिन में? 4। रिभा, आयरन +2 कितने हैं एक हीमोग्लोबिन में? 4। Fe2 प्लस। हाँ ठीक है, हाँ Fe+2। पायरोल रिंग कितने हैं विवेक एक हीमोग्लोबिन में? 16। 16। ये सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, समझते हैं? तो एक सिंगल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है। उसमें मैंने आपको O2 बाइंडिंग साइट भी बता ही दिया सही कि O2 कहाँ बाइंड करेगा, O2 इसी पे बाइंड करता है और CO2 यहाँ बाइंड करता है। लेकिन जब CO2 यहाँ बाइंड करता है तो इस पूरे इस स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है, पूरे हीमोग्लोबिन का। जब O2 यहाँ बाइंड करता है तो पूरे का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, मतलब O2 जब बाइंड कर देगा तो यहाँ CO2 बाइंड नहीं कर सकता है, और जब यहाँ CO2 बाइंड कर जाएगा तो O2 बाइंड नहीं कर सकता है। अच्छा कोई बताएगा इसमें ओजोन कहाँ बाइंड करता है? ओजोन O3, O3 कहाँ बाइंड करता है? पायरोल रिंग। नहीं, कल ही बताया Fe+2, और वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। और जब Fe+2 Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है मतलब हीमोग्लोबिन का परमानेंट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब वो हीमोग्लोबिन O2 को बाइंड नहीं कर पाएगा और हो जाएगा O2 की कमी, हाइपोक्सिया कंडीशन। चलो मुझे जल्दी से बताओ इसमें CO कहाँ बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड? Fe। वो भी Fe पे। हेमोग्लोबिन। हाँ, नहीं, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन ये बॉन्ड हीमोग्लोबिन पे कहाँ बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन लग जाए इधर से, हीमोग्लोबिन में कहाँ बाइंड करता है? Fe+2 पे बाइंड करता है। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। अब इसमें एक चीज और है, हीमोग्लोबिन की 2 स्टेट होती है। एक होता है जो आपके नोट्स में नहीं लिखा है, एक होता है टॉट फॉर्म और एक होता है रिलैक्स्ड फॉर्म। सुनना ध्यान से, टॉट फॉर्म को इन शॉर्ट T फॉर्म कहते हैं और रिलैक्स्ड फॉर्म को इन शॉर्ट R फॉर्म कहते हैं। सुनना मेरी बात एक बार ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको कि ये इस तरीके से मिलता है, जहां पे कि मान लो कि एक Fe+2 यहाँ पे है, एक यहाँ है, सब आपस में बाइंड कर गया ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है मान लो, तो दिस इज द टॉट फॉर्म, दिस इज टॉट फॉर्म, मतलब एक तरीके से टाइटेड है अभी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल भी बोला था O2 बाइंडिंग इजी है या CO2 बाइंडिंग इजी है? क्योंकि आयरन+2 तो आपको दिख रहा है कहाँ है, हाँ आयरन+2 दिख रहा है सेंटर पे, लेकिन एन टर्मिनल कहीं ना कहीं किनारे होगा, समझ रहे हो? तो CO2 बाइंडिंग इजी है, लेकिन जब O2 बाइंड करना है तो O2 बाइंड करने में प्रॉब्लम आता है। ये अभी किस फॉर्म में? टॉट फॉर्म में है। एक पहला O2 जब बाइंड करेगा, ये लो पहला O2 बाइंड किया, तो पहला O2 जब बाइंड करेगा तो ये जो पूरा ग्लोबुलर पार्ट है थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तो देखिए थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो आयरन+2 जो 3 को बाकी बचा है वो थोड़ा सा एक्सपोज्ड होगा, थोड़ा सा, तो दूसरा O2 बाइंड किया तो फिर और थोड़ा सा ये ओपन होगा, तो तीसरा, अब जो 2 को आयरन+2 बचा हुआ है वो थोड़ा सा और एक्सपोज हो जाएगा, तो जो चौथा O2 को बाइंडिंग है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, जो तीसरा और चौथा को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब फाइनली वो हीमोग्लोबिन रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ O2 बाइंडेड नहीं होता है तब उसको कहते हैं ये हीमोग्लोबिन, ये टॉट फॉर्म क्या है? हीमोग्लोबिन विदाउट O2। और ये रिलैक्स्ड क्या है, जल्दी बोलो? हीमोग्लोबिन विथ O2। जब हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है चारों का चारों तो हीमोग्लोबिन रिलैक्स्ड हो जाता है, और जब चारों के चारों बाइंड नहीं किए होते हैं तो वो टॉट फॉर्म में रहता है। टॉट से रिलैक्स्ड आने में पहला O2 का बाइंडिंग और दूसरा O2 का बाइंडिंग हेल्प करता है। पहला O2 बाइंड किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, दूसरा बाइंड करता है तो लगभग पूरा रिलैक्स हो जाता है, तो तीसरे और चौथे O2 को बाइंड करना बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, यही कारण है, क्योंकि एक बार बताओ, बार बार हीमोग्लोबिन अगर टॉट रिलैक्स में जाता रहेगा तब तो हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग और अनबाइंडिंग में ही टाइम लग जाएगा। इसीलिए हीमोग्लोबिन एटलीस्ट एक O2 अपने साथ हमेशा बाइंडेड रखता है किसी भी कीमत पर। एक O2 हीमोग्लोबिन कभी नहीं देता है किसी को, टिश्यू को। मैं इन जनरल क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 O2 कैरी कर रहा है। चलो एक नया क्वेश्चन, एक हीमोग्लोबिन कितना O2 कैरी कर सकता है? 4 4 O2 कैरी कर सकता है। ठीक है, तो पता है 4 O2 जब कैरी करके लेके जाएगा एल्वेलाय से टिश्यू के पास
तो इन जनरल एक O2 देता है टिश्यू को। सेल अगर बहुत ज्यादा भुक्कड़ है तो 2 को दे देगा, बहुत ज्यादा भुक्कड़ है 3 को दे देगा। सेल कितना भी गिड़गिड़ाएगा, अरे और दे, ये दो, नहीं देगा O2, नहीं देगा हीमोग्लोबिन उसको। क्यों? हीमोग्लोबिन को पता है कि अगर हम ये वाला O2 दे देंगे ना तो मेरे साथ फिर O2 बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हीमोग्लोबिन रिलैक्स स्टेट में मेंटेन रहने के लिए एक O2 हमेशा अपने साथ हमेशा बाइंडेड रखता है। तो क्वेश्चन आता है क्या हमारे ब्लड में टॉट हीमोग्लोबिन मिलता है? नहीं है, मिलता है। नया हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो टॉट फॉर्म में होता है कि रिलैक्स फॉर्म में होता है? टॉट फॉर्म में। अभी अभी मान लो कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जारी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर नया आरबीसी बना, उसके अंदर जो भी था हीमोग्लोबिन वगैरह बना, तो जो नया हीमोग्लोबिन बना है वो टॉट फॉर्म में है। जब पहली बार उससे कोई O2 बाइंड करेगा तो उसको बाइंड करने में टाइम लगेगा, और जब एक बार बाइंड कर जाएगा 4 O2 उसके साथ, तो फिर वो एक O2 हमेशा अपने साथ बाइंडेड रखेगा रिलैक्स स्टेट में रहने के लिए। दिस इज द T फॉर्म एंड R फॉर्म ऑफ। ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे तो थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि वहाँ किताब पढ़ने में आपको ईजी हो। सब नीट उट में भी शायद ही आए कभी, ठीक है। तो टॉट फॉर्म एंड रिलैक्स फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। टॉट फॉर्म से रिलैक्स फॉर्म आने में पहला बाइंडिंग O2 और दूसरा बाइंडिंग O2 हेल्प करता है, मेनली पहला, ठीक है। और इसी यही कारण है कि हीमोग्लोबिन एक O2 कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है, यही कारण है। चलिए, तो ये ओवरऑल हीमोग्लोबिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक स्लाइड पे है। अब हम पढ़ेंगे O2 ट्रांसपोर्ट, और अब वो आपका O2 ट्रांसपोर्ट बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए एक बार। मैं आपको अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन बताना रह गया, सुनो ध्यान से। तो मुझे जल्दी से यहाँ पे कर दूं कैलकुलेशन, यहीं पे कर देता हूँ। मुझे जल्दी से बता दो, एक हीमोग्लोबिन कितना मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी करता है? 4 4 मॉलिक्यूल O2 लिखा मैंने। अब सुनना ध्यान से, एक हीमोग्लोबिन जो होता है सॉरी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, मैंने भी एक हीमोग्लोबिन के बारे में बोला था। तो ऐसे ऐसे हीमोग्लोबिन मिला के आप 1 ग्राम वेट कर लो हीमोग्लोबिन का। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऐसा निकाला गया साइंटिफिकली 1.34 ml O2 कैरी करता है। कितना? 1.34 ml O2 कैरी करता है। तो ये पहला 2 इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या दिया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी कर सकता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ CO2 को कैरी कर सकता है, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन दिया। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगला डाटा आपको बताना है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूं। अगर मैं एक हेल्दी पर्सन का 100 ml ब्लड लूं, 100 ml ब्लड, तो उसके 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन, मेल की बात कर रहा हूं। फीमेल में 14 साढ़े 13 तक भी जाता है, ठीक है, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद है ना, बताया था रिप्रोडक्शन में मेंसेस में ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हेल्दी पर्सन में होना चाहिए, मेल में। फीमेल में थोड़ा सा कम मान लो, थोड़ा सा, ठीक है। तो 100 ml ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि 100 ml ब्लड कितना ml O2 को कैरी करता होगा? आराम से सोच समझ के बताना, गलत मत बताना। मैंने आपको 3 इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 1 ग्राम एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 ml O2 को कैरी करता है। फिर मैंने बोला 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 को कैरी करता है, और 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो मुझे जल्दी से बता दो कि 100 ml ब्लड कितने ml O2 को कैरी करता होगा? कौन बताना चाहेगा? 20 ml। पक्का? तो सही बोल रही है, क्योंकि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 15। अब 1 ग्राम 1.34 को कैरी करता है, तो 15 इंटू 1.34, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 ml आएगा। तो 1 ग्राम 100 ml ब्लड 20 ml O2 को कैरी करता है। ये डाटा भी आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स हैं, और ये ऑलमोस्ट सारे डिसऑर्डर मैंने आपको जेनेटिक्स में डिस्कस कर लिए हैं। क्या मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया? सिकल सेल एनीमिया क्या हीमोग्लोबिन में ही गड़बड़ी की वजह से? यस और नो? बीटा चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का 6th अमीनो एसिड, याद आया, चेंज हो जाता है, उसकी वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया। फिर हीमोग्लोबिन से ही रिलेटेड एक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, ठीक है। तो फिर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या डिफरेंस है, ये सब मैं बहुत डिटेल डिस्कशन किया हूं जेनेटिक्स में, यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वहीं पे जानना उसको, ठीक है। चलिए, तो अब आप देख लीजिए कि हीमोग्लोबिन के बारे में आपके नोट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अच्छा, ये लड़का बोल रहा है कि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे,
कि CO2 वाले में यहाँ पे गलती से लिख दिया है 71%, दिस इज 7%, 71 कहाँ से हो जाएगा, तो दिस इज नॉट 71, ये इसको 1 को मिटा लो, 7% CO2, ठीक है, तो वो आप सही कर लेना। चलो आजा हीमोग्लोबिन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यही देख लो, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, जो मैंने पढ़ाया है वही यहाँ पे दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको किताबों में, आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसा एक रिएक्शन लिखा दिखेगा, क्या कि HbO2 ऐसा लिखा मिलेगा, सुना ध्यान से, Hb4 प्लस 4 molecule of O2 gives rise to HbO2। कितनों को ये रिएक्शन समझ में आया, हाथ क्या कराना, तो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ होगा यहाँ पे, लो मैं दिखा देता हूं, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, ये देखो लिखा HbO2 binds with Hb4O2 then HbO2, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इस HbO2 को फिर हम क्या लिखने लगते हैं, पब्लिक देखे मैं लिख रहा हूँ HbO2, Hb4O2 को लिखने लगते हैं HbO2, आप लिख लो यहाँ पे। तो ऐसा क्यों, कौन बताना चाहेगा, मतलब कितनों को समझ में आएगा कि Hb4O2 को HbO2 क्यों लिखते हैं, चलिए बोलो। सर क्योंकि एक Hb4O2 को बाइंड करवा सकते हैं, इसलिए लिख सकते। नहीं, सुनो, एक हीमोग्लोबिन में कितने बाइंडिंग साइट होते हैं O2 के लिए, 4 4। तो इसलिए अब यहाँ लिखा Hb4, बच्चा सोचता है कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है, अरे नहीं रे, अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रहता ना तो ये 4 यहां नहीं लिखते, ये 4 यहां पे नहीं लिखते, ये 4 यहां लिखते। अगर 4 मॉलिक्यूल होता तो ये एक्चुअल में दिखाया गया है कि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 O2 बाइंडिंग साइट है। तो मुझे जल्दी से बता दो कि अगर ऐसा है, इसको Hb4 लिखने का मतलब कि 4 O2 बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पे कितने O2 बाइंड करते होंगे, कितने? 4। एक बार पता है यहाँ पे रिएक्शन में कोई गड़बड़ी है, एनसीईआरटी आपके पास, जस्ट वेट, आपकी एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। मॉड्यूल में देख लो होगा, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है। पेज नंबर 61 पे आ जाना, मॉड्यूल पे देखो, रिएक्शन ये है एक्चुअल, यहाँ पे ये मिस्टेक है। रिएक्शन है Hb4 प्लस 4 molecule of O2 gives rise to Hb4O8, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन में पूरा का पूरा गड़बड़ी है, Hb4O8। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं इस Hb4 का मतलब ये बता सकता हूं कि यहाँ पे 4 O2 बाइंडिंग साइट है, तो 4 O2 को मैंने बाइंड करा दिया, तो बना क्या Hb4O8। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस Hb4 को ही, क्या मैं ये लिख सकता हूं HbO2, बोलो क्यों, बोलो क्यों? सर सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं। सिंपलेस्ट स्टेट में कैसे? तो ये जो 4 है, ये 4 बता रहा है कि हीमोग्लोबिन के पास 4 बाइंडिंग साइट है, और 4 बाइंडिंग साइट पे O2 का मॉलिक्यूल कितना बाइंड हो सकता है, जल्दी बताओ, मॉलिक्यूल कितना बाइंड हो सकता है O2 का मॉलिक्यूल? 4। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हुए? 8। इसलिए यहां लिखा O8, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर ऐसा है कि 4 O2 बाइंडिंग साइट पे
8 एटम ऑफ O2 बाइंड कर सकता है, तो मैं अगर HB लिख दूं, इसका मतलब यहाँ पे क्या 1, एक बाइंडिंग साइड, तो एक बाइंडिंग साइड पे कितना मॉलिक्यूल O2 बाइंड करता है? 4 एक बाइंडिंग साइड पे कितना मॉलिक्यूल एक। बाइंड करता है? एक। तो कितना एटम ऑक्सीजन बाइंड करते होंगे? 2। 2 तो आप बोलेंगे सर इसको सिंपलेस्ट करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HB½ O। नहीं लिख सकते हैं, बोलो क्यों नहीं लिख सकते हैं? HB हाफ होता ही नहीं है। नहीं मतलब कि बाइंडिंग साइड तो मतलब कि सिंपलेस्ट करके वो भी सही बात है कि HB½ नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का एटम बाइंड नहीं करता, मॉलिक्यूल बाइंड करता है। मेन कारण ये है, ऑक्सीजन का एटम बाइंड नहीं करता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है, और एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक बाइंडिंग साइट को ऑक्युपाई कर लेता है, इसलिए आप सिंपलेस्ट HbO2 ही लिखेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या गड़बड़ी आपको समझ में आ गया? तो आप इस रिएक्शन को सही करके ये रिएक्शन लिख लेंगे वहां पे, ठीक है, आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पे आप सही कर लेना उसको, ये पूरा रिएक्शन वहां पे डाल देना कि इस HB48 को ही हम HbO2 कहते हैं, ठीक है। इतना जल्दी से पढ़ लीजिए। अच्छा, इसमें जो रेड कलर आता है हीमोग्लोबिन का, वो रेड कलर आता है हीम की वजह से, ये जो पूरा हीम है इसकी वजह से आता है, क्योंकि Fe+2 स्टेट जो होता है वो रेड कलर देता है, उसकी ही वजह से रेड कलर आ रहा है। तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट व्हिच कैरी O2 एंड CO2 बोथ, बट एट अ टाइम या तो O2 या तो CO2, कारण मैंने बता दिया है, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। चलिए इतना पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।